रिस्क क्रिएट के रिस्क कौन से थे? पहला रिस्क कौन सा था? ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क की इसकी वजह से आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। ऑपरेशनल रिस्क क्यों आया? क्या तो लोग अच्छे नहीं थे, या प्रोसेस अच्छा नहीं था, या सिस्टम अच्छा नहीं था। क्या है ऑपरेशनल रिस्क? पहला पीपल रिस्क, या तो लोगों को ट्रेंड नहीं है, या फिर रिकॉर्ड्स को टैंपर कर दिया, या फिर अनऑथराइज्ड बंदे ने उसको एक्सेस कर लिया। देन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क, कई बार ट्रांजैक्शन सही तरीके से प्रोसेस नहीं हुआ, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि मार्केट की रिपोर्ट्स गलत आ जाती है, तो पूरा का आगे का काम गलत हो सकता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, अगर इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं रहेगी तो होल्डर्स और बिजनेस दोनों को नुकसान हो सकता है। डेटा ब्रीच होएगा तो बैंक की रेपुटेशन नुकसान, कस्टमर का मॉनेटरी टर्म्स में नुकसान, उसका समय बर्बाद और उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट कौन सा रिस्क था? लीगल रिस्क, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं किया तो आपको कौन सा रिस्क फेस करना है? नेक्स्ट कौन सा था? कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस का मतलब अगर आपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किए तो आपको पेनल्टी को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट कौन सा रिस्क था? क्रेडिट रिस्क, कि आपने लोन्स या लोन्स को रीपे नहीं किया तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो गया आउटराइट डिफॉल्ट की वजह से। इसी को काउंटर पार्टी रिस्क भी कहते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब क्या था बच्चों? लोग पार्टी जब ये फाइल जो है वो अपना काम नहीं कर पा रही है तो उसे क्या कह देते हैं? काउंटर पार्टी रिस्क कह देते हैं। नेक्स्ट क्या था? मार्केट रिस्क। हो रहा है क्यों? क्योंकि या तो आपकी मार्केट की इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में कुछ चेंजेस हो गए, आपके इक्विटी की प्राइसेस में कुछ भी चेंजेस हो गया, तो मार्केट रिस्क मैनेज कैसे करोगे? थ्रू द मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक से मैनेज करोगे। स्ट्रेटेजिक रिस्क, जिसको बिजनेस रिस्क भी कहते हैं, जहाँ आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि एनवायरमेंट में कुछ आ गया, नया कॉम्पिटिटर आ गया, उसकी वजह से जो आपको नुकसान हो रहा है। फिर अपन ने पढ़ा आईटी रिस्क। आईटी रिस्क सबसे पहला पढ़ा ओनरशिप ऑफ द डेटा। ओनरशिप क्लियरली डिफाइन करो ताकि अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो कि कौन वो एक्चुअल ओनर है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, अनऑथराइज चेंजेस ना हो सके। ऑथराइजेशन प्रोसेस, आजकल कोई भी कहीं से भी चीज को एक्सेस कर पा रहा है, तो अगर सिस्टम रोबस्ट नहीं हुआ, स्ट्रिक्ट नहीं हुआ, तो अनऑथराइज बंदा भी उसको एक्सेस कर सकता है। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन के लिए आपको आईडी, पासवर्ड, ओटीपी सब चाहिए होता है। अगर यही इनएडिक्वेट है, सफिशिएंट नहीं है, तो कौन बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है वो अपन ट्रेस नहीं कर पाएंगे। सेवरल सॉफ्टवेयर इंटरफेस अक्रॉस द डाइवर्स नेटवर्क, इंटरैक्ट करने के लिए मल्टीपल इंटरफेस को हैंडल करने के लिए आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सब्सिक्वेंट पावर सप्लाईज होनी चाहिए, ऑल्टरनेट पावर सबस्टेशन होने चाहिए, बैकअप्स होने चाहिए, जनरेटर्स होने चाहिए, यूपीएस सिस्टम होने चाहिए, क्योंकि अगर रियल टाइम पे डेटा लॉस हो गया तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था? मेंटेनिंग रिस्पॉन्स टाइम, इतने सारे इंटरफेस उनको ऑप्टिमम टाइम पे रिस्पॉन्ड करना सबसे चैलेंजिंग टास्क है। सर आइडेंटिटी, कौन यूजर है, कौन कस्टमर है, कौन स्टाफ है, कौन प्रेसिडेंट है, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्सेस कंट्रोल, किस बंदे को कौन से एक्सरसाइज दिए जाएंगे, ये बहुत केयरफुली आप डिजाइन करके मॉनिटर करके एलोकेट करो। एंड एक्सेस कंट्रोल्स है वो हेड ऑफिस में अलग हो सकते हैं और ब्रांच ऑफिस में अलग हो सकते हैं। देन इंसिडेंट हैंडलिंग प्रोसीजर, आपने सिक्योरिटी लगाई उसके बाद जो चीज अगर होती है उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट कह देते हैं। हैंडल करने के लिए अगर आपके पास सफिशिएंट नहीं है, enough नहीं है, तो आपको रिस्क हो सकता है। एंड लास्ट क्या था बच्चों इसके अंदर? चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट, अगर आपने चेंज मैनेजमेंट किया तो नए चेंजेस इंट्रोड्यूस करना आसान, बट आपको हर जगह जाकर चेंजेस करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ चेंजेस करना पड़ेगा? लेवल, डेटा लेवल, डेटाबेस लेवल, हर जगह जाकर अपन को चेंजेस करना पड़ेगा, जो चीज आसान नहीं होंगी। अपन ने क्या पढ़ लिए? सीपीएस के रिस्क पढ़ लिए। फिर अपन पढ़ेंगे सिक्योरिटी पॉलिसी। सीपीएस में आपको क्या सिक्योरिटी पॉलिसी लगानी चाहिए? बैंक जो होता है वो थर्ड पार्टी मनी के साथ डील करता है, इसलिए बैंक में सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए ताकि कस्टमर ट्रस्ट कर सके इनसाइड एंड विद इन द इंडिया एंड आउटसाइड। कोई भी कहीं से भी बैंक में अगर पैसा डलवा रहा है तो वो बैंक पे भरोसा कर सके, ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? ताकि जो आईटी का रिस्क आ रहा है उसको अपन कम कर सके, मिटिगेट कर सके। सिक्योरिटी देना मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। मतलब इंटीग्रिटी का मतलब होता है बच्चों, इंटीग्रिटी का मतलब होता है आपकी कंसिस्टेंसी एंड एक्यू आपकी इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी मेंटेन रहनी चाहिए एंड वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए जब चाहे तब वो मुझे मिल। आज मैंने बैंक को कहा कि मुझे अकाउंट का बैलेंस बताओ और वो कहेगा मैं आपको कल तक बता पाऊंगा बैलेंस, तो फिर उस बैंक पे भरोसा नहीं करूंगी, बैंक पे मेरा कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होगा। बैंक की सिक्योरिटी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस, मेरी इंफॉर्मेशन आप सिर्फ मुझे बता रहे हो, किसी और को नहीं बता रहे। इंटीग्रिटी मतलब एक्यूरेट होनी चाहिए। मुझे पता है मेरे बैलेंस 50,000 का है और बैंक अगर तो बैलेंस 40 का दिखा देता है, तो फिर वो इंटीग्रिटी नहीं मेंटेन हुई, तो मैं उस बैंक पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। एंड अवेलेबिलिटी, जब चाहिए तब मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे सके। सिक्योरिटी पॉलिसी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये कुछ सब प्रोसेस है। कौन से सब प्रोसेस है? सबसे पहला है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। आप इंफॉर्मेशन रखने की क्या पॉलिसी और प्रैक्टिस। सिक्योरिटी पॉलिसी इज द बेसिस। सिक्योरिटी पॉलिसी को बेस मानकर आप अपने प्रोसेस और प्रैक्टिस को बनाओ और उनको आप इम्प्लीमेंट करो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग यूनिट्स पे, अलग अलग लेयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां जहां इम्प्लीमेंट करना है वहां आप सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसको बेस मानो और उसके बेसिस पे आप अपने प्रोसीजर्स बनाओ, अपना प्रैक्टिस है कि हमें क्या करना है उसको ध्यान में रखते हुए और उनको इम्प्लीमेंट करो थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी के जो लेयर्स हैं हर जगह यहाँ पे सब चीजें कवर होती हैं। और इंश्योर करो कि इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा सेफ रहेगी और सिक्योर रहनी चाहिए। एग्जाम्पल, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट विद द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को सब कुछ डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, वेंडर्स को। केवाईसी सिक्योरिटी, आप कस्टमर्स हमेशा केवाईसी कलेक्ट करेंगे। ये आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी। ऐसी सिक्योरिटी पॉलिसी होनी, सिक्योरिटी पॉलिसी को बेस मानो, उसके प्रोसीजर्स बनाओ और क्या बनाओ, प्रैक्टिसेस बनाओ, उनको इम्प्लीमेंट करो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग लेयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये इंश्योर करो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ और सिक्योर आपको हमेशा अवेलेबल रहे। नेक्स्ट है इसके अंदर यूजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इंफॉर्मेशन तो सिक्योर है पर यूजर भी सिक्योर रहना चाहिए। यहाँ पे यूजर की जो refers to security for various users of information system, तो भी यूजर्स है उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे बताया जाएगा कैसे यूज क्रिएट किए जा रहे हैं, तो कैसे एक्सेस ग्रांट किया जा रहा है एज पर द स्ट्रक्चर एंड द एक्सेस। यूजर कैसे क्रिएट किए जा रहे हैं? यूजर मतलब आप कस्टमर हो बैंक के या आप बैंक के एम्प्लॉय, देन उनको कौन से एक्सेस राइट्स ग्रांट किए जा रहे हैं? कस्टमर को तो सिर्फ रीड की परमिशन है और जो एम्प्लॉय होगा उसको मैंने कह दिया आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, और कोई अगर किसी का अकाउंट हट गया तो आप डिलीट भी कर सकते हो। उसको कौन सी परमिशन? ये जो परमिशन आएगी ये एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एसएम में आ जाओ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन से? एक दो नाम तो बताओ, बहुत सारे पढ़े हैं अपन ने। मल्टी डिविजनल, डिविजनल, एसपीयू, मैट्रिक्स, नेटवर्क, आर क्लास, कुछ नाम सुनने में से लग रहे हैं। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे, तो उस स्ट्रक्चर पे आप कौन सी पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग आपको वो एक्सेस राइट्स दिए जाएंगे। एंड एक्सेस मैट्रिक्स, एक्सेस मैट्रिक्स मतलब एक टेबल सी बनी हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप जूनियर मैनेजर हो तो आपको सिर्फ रीड की परमिशन, अगर आप सीनियर मैनेजर हो तो रीड और राइट की परमिशन, अगर आप उनके भी बॉस हो तो आप डिलीट भी कर सकते हो, नया कुछ ऐड भी, जो भी मैट्रिक्स के अंदर टेबल के अंदर लिखा हुआ है वो भी यूजर कैसे क्रिएट किया जाएगा, उसको कौन से एक्सेस राइट दिए जाएंगे, और जो एक्सेस राइट्स आप दे रहे हो एज पर द स्ट्रक्चर एंड एज पर द मैट्रिक्स आपको स्ट्रक्चर दिए जाएंगे एक्सेस राइट्स। also covers the complete administration of user right from creation to disabling of user is defined as a part of security।
पूरा का पूरा लिखा जाएगा शुरुआत से आखिरी तक। यूजर क्रिएट हुआ था वहां से लेकर यूजर डिसेबल हुआ है वहां तक की सारी चीजें सिक्योरिटी पॉलिसी मेंशन होनी चाहिए। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपन देखेंगे कैसे यूजर क्रिएट किया जा रहा है, कैसे उनको एक्सेस राइट्स दे रहे हैं, एज पर द स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग उनको एक्सेस राइट्स देंगे। एंड यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन कवर की जाएगी शुरुआत से आखिरी तक, जब यूजर क्रिएट किया टू द यूजर डिसेबल हुआ वहां से वहां तक का सब कुछ यहाँ पे मेंटेन किया जाए। दोनों पॉइंट्स को लर्न करने के लिए डायग्राम फॉर्म में ये पूरा का पूरा मैं बनाकर दिखा रही हूँ आपको। आप लोग अपनी कॉपीज में लिख लो, एक पेज पे लिख लो, पेज चाहिए लिख कर चिपका लेना, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। बस इन्हीं की लैंग्वेज को लर्न करने के लिए डायग्राम फॉर्म में बना रही हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना।
बढ़िया बच्चों, जल्दी पढ़ाओ प्लीज। क्या पढ़ते हैं आगे? अपन क्या पढ़ रहे हैं? सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ा? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी प्रैक्टिस। आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी को बेस मानकर आप प्रैक्टिस का प्रोसीजर्स बनाएंगे, तो इम्प्लीमेंट करेंगे ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड ऑल द लेयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इंश्योर करेंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा सेफली और सिक्योरली अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल क्या था कि केवाईसी हमेशा लेना है आपको यूजर से, और नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट की कुछ भी अनकॉन्फिडेंशियल नॉन कॉन्फिडेंशियल चीजों को डिस्क्लोज नहीं करनी है। सेकेंड है यूजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। यूजर को फुल मतलब यूजर कैसे यूजर क्रिएट किया जाएगा, कैसे उसको एक्सेस राइट्स दोगे एज पर द स्ट्रक्चर एंड एज पर द एक्सेस मैट्रिक्स। एंड शुरुआत से लेकर आखिरी तक मतलब यूजर क्रिएशन से डिसेबलिंग टू द यूजर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर करी जाती है। नेक्स्ट जो सिक्योरिटी है वो कौन सी? आपकी एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन मतलब जो सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो वो भी सिक्योर होना चाहिए। तो उसकी सिक्योरिटी इज इम्प्लीमेंटेड एट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एप्लीकेशन। हर जगह पे सिक्योरिटी लगानी है, कॉन्फ़िगरेशन पे, पैरामीटर्स पे, ट्रांजैक्शन पे, हर जगह पे सिक्योरिटी लगानी है। ये अपन डिटेल में अभी पढ़ेंगे आज ही। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, सेटिंग ऑफ पैरामीटर्स एंड ट्रांजैक्शन क्या होता है। एप्लीकेशन जो आप सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हो, बैंकिंग का सीबीएस सॉफ्टवेयर, वो सिक्योर्ड होना चाहिए फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन, फ्रॉम द सेटिंग ऑफ पैरामीटर्स एंड ट्रांजैक्शन की जो हो रहा है वहां से सिक्योर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है डेटाबेस की भी सिक्योरिटी। बच्चों डेटाबेस समझते हो क्या होता है? सारा डेटा स्टोर किया जाता है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी आपका सिक्योर होना चाहिए। रोल बेस्ड प्रिविलेज गिवन टू द एम्प्लॉय होता है, आरबीएसी। ये भी अपन वैसे तो डिटेल में पढ़ेंगे। रोल बेस्ड एक्सेस, आपका जो रोल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेस राइट दिए जाएंगे। अगर अर्पिता बैंक की मैनेजर है तो मेरे को परमिशन है कि मैं कुछ नया इंसर्ट भी कर सकती हूँ, नया ट्रांजेक्शन की एंट्री भी कर सकती हूँ। पर जिस दिन मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी, अब मैं इंसान तो हूँ अर्पिता, बट अभी मैं मैनेजर नहीं हूँ, अब मेरे पास कोई परमिशन नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ भी नया इंसर्ट या पुराना डिलीट नहीं कर सकती। तो डेटाबेस को सिक्योर रखने के लिए आपके रोल बेस्ड एक्सेस राइट्स दिए जाने चाहिए, आपके रोल को आपका एक्सेस राइट्स दिए जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। बच्चे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? विंडोज, आईओएस, एंड्रॉइड, जिन आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता उन्हें क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल्ड है आपके सर्वर पे, और जो भी सब उससे कनेक्टेड है वो सब क्या होनी चाहिए? सिक्योर्ड होनी चाहिए। आपका नेटवर्क भी सिक्योर होना चाहिए। नेटवर्क जो आप इंटरनेट, आप जियो का नेटवर्क यूज कर रहे हो, आप एयरटेल का नेटवर्क यूज कर रहे हो, ये भी आपका सिक्योर होना चाहिए। सिक्योरिटी नेटवर्क को दोगे और नेटवर्क से जो सर्वर्स कनेक्टेड उनको सिक्योरिटी दो। मतलब आप अपना प्राइवेट नेटवर्क, यूज ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क फॉर एम्प्लॉइज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फायरवॉल, कैसे सिक्योरिटी दोगे?
कि अगर एम्प्लॉय है तो आप कौन सा नेटवर्क काम में लोगे? वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या हुआ करता था वीपीएन बच्चों? आप कहीं और बैठे हुए अपना प्राइवेट नेटवर्क, अगर मैं मुंबई में बैठे हुए दिल्ली का प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस कर पा रही हूँ तो उसे मैं क्या कहती थी? वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। या आपको कुछ भी एक्सेस करना है तो फायरवॉल के थ्रू ही एक्सेस कर पाओगे। फायरवॉल क्या होता है कि अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को अंदर एंटर नहीं करने देता, एरर वाले वायरस वाले ट्रांजैक्शन को अंदर नहीं जाने देता। अगर आपको अपना नेटवर्क सिक्योर रखना है तो आप ये रूल बनाओ कि एम्प्लॉइज तो वीपीएन के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करेंगे और फायरवॉल के थ्रू ही आप काम कर सकते हो। फिजिकल ये सारी सिक्योरिटी तो लगा दी, पर अगर कोई मेरा एक्चुअल में आपका घर में घुसकर चोरों मेरा कंप्यूटर ही चोरी करके ले गया तो फिर क्या कर लोगे आप? ये सारी सिक्योरिटी कोई काम की नहीं है। तो फिजिकल कौन एक्सेस कर सकता है और कौन एक्सेस नहीं कर सकता? डिसेबलिंग यूएसबी पोर्ट। मतलब आप लोग देखते हो आज मूवीज वगैरह अपन देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं? यूएसबी पोर्ट डिसेबल नहीं होते तो पेन ड्राइव लगाई, सारा डेटा चोरी कर कोई ले जाए। तो अगर मैंने डिसेबल कर रखे हैं कि कोई आ भी गया और मेरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा रहा है तो उसकी पेन ड्राइव में मेरे कंप्यूटर से डेटा नहीं जाएगा, तो मेरे कंप्यूटर की फिजिकल सिक्योरिटी रहेगी कि फिजिकली आकर कोई मेरे कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचा सके। ये सारी आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए। किस किस चीज सिक्योरिटी दी? सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी दी, के लिए पॉलिसी, फिर यूजर की सिक्योरिटी दी, फिर आपने एप्लीकेशन की सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। एमटी बना पाओ तो बना लेना और मुझे बता दो। तो कौन सी सिक्योरिटी हो गई बच्चों? सबसे पहले इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी, फिर यूजर की सिक्योरिटी, फिर एप्लीकेशन की, फिर डेटाबेस की, फिर फिजिकल सिक्योरिटी। ये सारी सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड होने। अब इसके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के क्या रिस्क हैं और क्या कंट्रोल्स? रिस्क, लैक ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शन एंड कमिटमेंट प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन असेट। सीनियर मैनेजर जो है वो कमिट नहीं कर पा रहा, सीनियर मैनेजर लोगों को समझा नहीं पा रहा कि हमें इस चीज को सेफ रखना है, हमें हमारे कंप्यूटर लैपटॉप्स की सिक्योरिटी पे ध्यान देना। अगर वो नहीं समझाएगा तो एम्प्लॉयज क्यों काम करेंगे? वो लोग ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोल क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी पॉलिसी बनाओ और मैनेजमेंट मॉनिटर करे कि सब लोग उस पॉलिसी को फॉलो अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट रिस्क क्या हो सकता है? पोटेंशियल लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। लॉस ऑफ, अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं है, नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो कंट्रोल क्या लगाओ? वेंडर डिफॉल्ट पासवर्ड फॉर एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, नेटवर्क, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर अप्रोप्रिएट, मॉडिफाइड एंड एलिमिनेटेड और डिसएबल्ड। मतलब डिफॉल्ट पासवर्ड, डिफॉल्ट कई बार अपन सिस्टम शुरू करते हैं और बाय डिफॉल्ट पासवर्ड सेट हो गया 123। अगर आप इसी पासवर्ड को रहते हुए आगे काम कर रहे हो, कोई भी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। ये लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो डिफॉल्ट पासवर्ड सेट हुआ था एप्लीकेशन के लिए, ऑपरेटिंग डेटाबेस के लिए, नेटवर्क के लिए, सब चीजों के लिए, वो सारा डिफॉल्ट पासवर्ड या तो आप टाइम टू टाइम मॉडिफाई करो या उस डिफॉल्ट पासवर्ड को एलिमिनेट कर दो या वो डिसेबल हो जाना चाहिए, थोड़े टाइम के बाद वो एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? अकाउंटेबिलिटी इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। तो सारे यूजर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव यूनिक यूजर आईडी, सबका अपना यूनिक आईडी होना चाहिए तो ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। एंड कई बार क्या होता है? सिक्योरिटी तो ब्रेक हो गई पर वो पता ही नहीं चल रहा अपन को, तो कंट्रोल क्या लगाओ? सेंसिटिव डेटा जो भी बंदा यूज में ले रहा है उसकी एक लिस्ट बनाओ, लॉग बनाओ एंड उन लॉग्स को रेगुलरली रिव्यू करो, मैनेज करो, ताकि ये पता चल जाए कि सेंसिटिव डेटा को कोई अनऑथराइज बंदा तो एक्सेस नहीं कर रहा है। तो क्या रिस्क और क्या कंट्रोल्स है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के? पहला रिस्क है कि मैनेजमेंट प्रॉपर्ली डायरेक्शन कमिटमेंट नहीं दे पाया फॉर द कंट्रोल। क्या होगा? पॉलिसी बनाओ और सब लोग उसको फॉलो अप करो। सेकंड रिस्क क्या है आपका? कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी का नुकसान हो सकता है। तो कंट्रोल क्या है? कि जो डिफॉल्ट पासवर्ड आपने लगाया है, चाहे डेटाबेस के लिए, चाहे एप्लीकेशन के लिए, चाहे नेटवर्क के लिए, वो या तो मॉडिफाई करो या थोड़े टाइम बाद वो एलिमिनेट या डिसेबल हो जाए। नेक्स्ट रिस्क क्या है? अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हुई। कंट्रोल क्या लगाओ? सबके पास अपना यूनिक आईडी होना चाहिए। नेक्स्ट रिस्क क्या है? सिक्योरिटी ब्रीक हो गई पर वो पता नहीं चली। कंट्रोल, भी सेंसिटिव डेटा उसको कोई भी एक्सेस करे उसकी प्रॉपर लिस्ट बनाओ और लिस्ट को रेगुलरली टाइम टू टाइम रिव्यू और मॉनिटर करते रहो ताकि सिक्योरिटी ब्रीच भी होगी तो वो आपको पता चल जाए।
समझ में आ गया? तो अपन ने सीबीएस के रिस्क पढ़ लिए, सीबीएस की सिक्योरिटी पढ़ ली, अब अपन पढ़ेंगे सीबीएस का कंट्रोल्स। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन बैंक्स, बैंक्स में कैसा कंट्रोल होना चाहिए, आप कंट्रोल क्यों लगाते हो, उसका एक ऑब्जेक्टिव, एम, गोल क्या होता है, ताकि आप बिजनेस को अच्छे से कंडक्ट कर पाओ, मैनेजमेंट पॉलिसीज को एडहेरेंट कर पाओ, एडहेरेंस का मतलब क्या होता है, फॉलो अप कर पाओ पॉलिसीज को, आप अपनी असेट्स को बचा पाओ, तो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, कि आपकी असेट्स फ्रॉड एरर ना आ जाए, और करो कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक्यूरेट है और वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन, और टाइमली आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर कर पा रहे हैं, रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आप टाइमली प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो क्यों लगाए जाते हैं कंट्रोल्स, आपका ये क्या होता है कि बिजनेस में एफिशिएंट कंडक्ट हो सके, आप मैनेजमेंट पॉलिसीज को फॉलो कर सके, असेट सेफ रहनी चाहिए आपकी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो सही तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए, एंड टाइम पे आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना पा रहे हो और ट्रांजेक्शन जो है वो एक्यूरेट और कंप्लीट होने। बताओ वापस बोलो बच्चों, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लगाते हैं पर कंट्रोल से। परफॉर्म हो रहा है, मैनेजमेंट पॉलिसीज को फॉलो अप करो, असेट्स को सेव रखो, और करेक्ट होना चाहिए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होना चाहिए, और टाइम पे फाइनेंशियल रिपोर्ट में रिपोर्ट्स अपन प्रिपेयर कर पा रहे हैं, इसीलिए अपन को कंट्रोल्स लगाने जरूरी होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे, इसका एग्जांपल छोड़ देना, काट दो। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इंटरनल कंट्रोल्स इन बैंक। मैं यहाँ पे कौन से कंट्रोल्स बता रही हूँ, बैंक जो खुद के अंदर कंट्रोल्स लगाएगा, एसबीआई बैंक जो अपनी ब्रांच के अंदर कंट्रोल लगाएगा, अपन उन कंट्रोल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। रिस्क को आप कम कर सकते हो कंट्रोल्स लगाकर, कंट्रोल्स बैंक अपनी ब्रांच पे जो कंट्रोल लगाएगा, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों ये इंटरनल कंट्रोल्स। एक स्टाफ का काम हमेशा दूसरा स्टाफ चेक करे, चाहे वो कोई भी काम कर रहा, अगर पर्सन वन ने मुझे लोन को सैंक्शन कर दिया, तो पर्सन टू उसका काम चेक करेगा कि उसने सही डिटेल्स के साथ लोन सैंक्शन किया है, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि पर्सन वन तो करप्टेड हो सकता है, पैसा खाया हुआ हो सकता है, बट ये दोनों पैसे खाए हुए नहीं हो सकते। तो एक बंदे का काम हमेशा दूसरा बंदा चेक करेगा, तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते। सेकेंड, जॉब रोटेशन होते रहना चाहिए, तो थोड़े टाइम पे आपकी जॉब का रोटेशन, एक ही जॉब पे एक ही बंदा हमेशा काम नहीं करता है। नेक्स्ट रिस्क क्या है आपका, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं वो फिक्स, सबको पता होने चाहिए। फाइनेंशियल पावर्स, इस बंदे के पास पावर है कि ये कस्टमर से पैसा लेकर बैंक में रख सकता है, बंदे के पास पावर है कि ये लॉकर का एक्सेस कस्टमर को प्रोवाइड करवा सकता है। ये जो पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स या जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, सबको समझ में आने चाहिए और सबको कम्युनिकेटेड होनी चाहिए कि अगर मुझे लॉकर एक्सेस चाहिए तो मेरे को इसके पास जाना है, अगर कैश डिपॉजिट करवाना है तो इसके पास जाना है, और लोन लेना है तो उसके पास जाना है। पावर्स है वो बहुत क्लियरली मेंशन, वाला पॉइंट छोड़ दो, ब्रांच वाला। नेक्स्ट है, जितनी भी बुक्स है वो पीरियोडिकली आप बैलेंस करो, बैलेंसिंग कंफर्म बाय ऑथराइज्ड ऑफिशियल, उसका बैलेंस करें, टाइम टू टाइम बैलेंसिंग आप करते रहो, एक महीने में, 2 महीने में, दिन के एंड ऑफ द डे आप अपनी बुक्स को बैलेंस करके देख रहे हो कि आज क्या गलती हुई, कितना पैसा आया, कितना। Sales of lost security firms are immediately advised to control you so that they can, ठीक हो गया, तुरंत नोटिसेबल में आना चाहिए ताकि अपन उस चीज पे ध्यान दे सकें। अगर क्रेडिट कार्ड खो गया किसी का, तुरंत बैंक में एंट्री हो जाएगी, इस बंदे का क्रेडिट कार्ड चोरी हो चुका, तो उसके नाम से अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक हो चुका है, उसका अपन ध्यान रखो। फ्रॉड प्रोन आइटम्स, जिन पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लाइक पैसा होता है, वैल्यूएबल्स होते हैं, आपके एफडीज होते हैं, आपके जो लॉकर्स होते हैं, जिन पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कि कस्टडी जो है कम से कम 2 जनों के पास होनी चाहिए, पास कस्टडी नहीं। अगर मुझे बैंक का लॉकर ओपन करना है, तो आप लोगों को पता होगा उस लॉकर की एक तो कस्टमर के पास होती है और एक बैंक के मैनेजर के पास की, वो दोनों की एक साथ लॉकर में जाएगी तब लॉकर ओपन होता है, ऐसे लॉकर ओपन नहीं होता।
अब अगर मैनेजर भी करप्टेड निकल गया, पैसा खा लिया मैनेजर ने किसी से, तो मैनेजर सिर्फ खुद की से वो लॉकर ओपन नहीं कर सकता। कस्टमर है तो वो भी खुद की से वो लॉकर ओपन नहीं कर सकता। इन दोनों को अपनी की डालनी पड़ेगी तभी वो लॉकर ओपन होता है। तो जो फ्रॉड प्रोन आइटम्स हैं, जहां बैंक में कैश रखा जाता है पैसा, आपका जो पासवर्ड है वो सिर्फ एक जने के पास नहीं है। सपोज अगर पासवर्ड है 123, सपोज उसको ओपन करने का, तो 1 2 जो पासवर्ड है वो तो ए को पता है, और P4 वाला पासवर्ड किसको पता है? पर्सन बी को पता है। एक पासवर्ड भी दो हिस्सों में बटा हुआ होना चाहिए, आधा इसको पता है, आधा इसको पता है। तब अगर वो दोनों अपना पासवर्ड डालेंगे तभी वो चीज आपकी ओपन होगी, जिससे आपकी गलती रिस्क होने के चांसेस कम हो जाने। Effective internal audit should be carried out and any control deficiencies noted should directly come. इंटरनल ऑडिट होती रहनी चाहिए, टाइम टू टाइम बैंक अपने अंदर ऑडिट करवाता रहेगा, और वो इफेक्टिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने आपको पैसा खिला दिया और गलतियों को फिर भी आप साइन कर दो, नहीं। गलतियां होंगी तो आप हमें बताओ, उनको सुधारें ताकि बैंक में पैसों से रिलेटेड कोई नुकसान ना हो सके। एंड अगर कोई भी कंट्रोल डेफिशिएंसी है, कंट्रोल्स में कोई भी कमी है तो क्या है? फॉर एग्जाम्पल रूल बैंक में लगा हुआ होना चाहिए कि एक जना एक दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकता। ये रूल होना चाहिए था, कंट्रोल होना चाहिए। अब उन्होंने ऑन पेपर्स तो लिख रखा है, हमने ये रूल लिख रखा है, बना रखा है, बट अगर किसी दिन मैंने 11,000 जमा कराए तो उसने मेरे से एक्सेप्ट कर लिया, तो ये चीज गलत है। ये डेफिशिएंसी, इस डेफिशिएंसी को तुरंत किसको बताओ? आप सीनियर मैनेजर को बताओ कि ये डेफिशिएंसी। तो ये सारे कंट्रोल्स बैंक में लगे हुए रहेंगे तो रिस्क होने के चांसेस कम हो सकते हैं। क्या क्या कंट्रोल? एक स्टाफ का काम दूसरा स्टाफ चेक करेगा, जॉब रोटेशन रहना चाहिए, पावर्स किसके क्या है, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वो क्लियर होने चाहिए और सबको कम्युनिकेटेड होने चाहिए। बुक्स को टाइम टू टाइम बैलेंस करते रहो। तो लॉस सिक्योरिटी फॉर्म्स है वो तुरंत नोटिस में आने चाहिए कि लॉस्ट है। फ्रॉड प्रोन आइटम्स की कस्टडी कम से कम 2 जनों के पास होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के पास हो सकती है। ऑडिट प्रॉपर होनी चाहिए, और कुछ भी डेफिशिएंसी है तो वो तुरंत सीनियर मैनेजर को आप बताओ। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आईटी कंट्रोल्स इन बैंक। अब ये आईटी कंट्रोल्स क्या है? यहाँ पे मैं सीबीएस का जो सॉफ्टवेयर अपन लगा रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे कंट्रोल्स लगाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। अगर आपसे इंटरनल कंट्रोल पूछेगा तो ब्रांच वाले लिख के आने, आईटी कंट्रोल पूछेगा तो ये वाले लिख कर आने, जो अपन एक सॉफ्टवेयर के ऊपर बैंक के अंदर सीबीएस सॉफ्टवेयर, सीबीएस टेक्नोलॉजी पे जो कंट्रोल लगाया जाएगा वो अपन यहाँ पे पढ़ने। रिस्क को कम करना है राइट टाइप ऑफ कंट्रोल्स लगाकर। यहाँ पे आईटी के ऊपर आप कंट्रोल लगा रहे हो, मतलब सीबीएस टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल लगा रहे हो, उसके भी कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि क्या क्या कंट्रोल्स आप लगा सकते। The system maintains the record of all logins and logouts. सिस्टम में आज कितने लॉगिन हुए हैं और आज कितने लॉग हुए हैं, सबकी लिस्ट होनी चाहिए। अगर ट्रांजेक्शन आप डोरमेट अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, डोरमेट क्या होता है? तो इन ऑपरेटिव अकाउंट होता है, सालों तक उस अकाउंट में ना तो लेना हुआ ना देना हुआ, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। कई लोग क्या होता है, अकाउंट खुलवा लिया, 5-6 साल तक उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, वो डोरमेट में कन्वर्ट हो जाता है। कई लोगों ने अकाउंट ओपन करवा लिया, फिर उस बंदे की डेथ हो गई, क्लोज करवाने कोई गया ही नहीं बैंक में, तो उसके नाम का अकाउंट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है बैंक में उसके नाम का अकाउंट, और उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन लेना देना नहीं हो रहा। तो उस तरीके के अकाउंट्स कौन से होते हैं? आपके डोरमेट अकाउंट। डोरमेट अकाउंट में बच्चे फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग होता है, वो भी अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा ज्यादातर कहाँ डलवाया जाता है? डोरमेट अकाउंट्स में ही डलवाया जाता है। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन डोरमेट अकाउंट में हो रहा है तो आप उसकी प्रोसेसिंग रोको, और उसकी प्रोसेसिंग तभी हो सकती है जब आप सुपरवाइजरी पासवर्ड डालोगे, तभी प्रोसेसिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। नॉर्मल पासवर्ड जो अकाउंट का होगा उससे आप प्रोसेसिंग नहीं कर पाओगे। अब बैंक का मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कोई ऑफिशियल मैनेजर भी अपना कोई पासवर्ड डालेगा उसके अंदर, सुपरवाइजरी पासवर्ड, हाई लेवल पासवर्ड, फिर होएगा कि हाँ उस अकाउंट में अपन क्या कर सकते हैं, कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सिस्टम चेक्स वेदर द अमाउंट टू बी विथड्रॉन इज विद इन द ड्रॉइंग पावर। आप विथड्रॉ कर रहे हो 10,000, और अगर पावर 5,000 की थी तो वो विथड्रॉ नहीं होना चाहिए।
आप जो विड्रॉ कर रहे हो वो विद इन द पावर होने चाहिए। वाला काट दो एक पॉइंट। एक्सेस टू सिस्टम अवेलेबल ओनली टू स्टिपुलेटेड आवर्स एंड स्पेसिफाइड डेज। अब बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर है आप कौन एम्प्लॉय तो एक्सेस कर पा रहे हैं ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड आवर्स। स्टिपुलेटेड आवर्स का मतलब अगर बैंक सुबह 10 से शाम को 4 तक खुलता है तो आप 10 से 4 ही उसको एक्सेस कर पा रहे हो। अगर आप रात को 8 बजे एक्सेस कर रहे हो तो वो परमिशन नहीं होनी चाहिए। देन स्पेसिफिक डेज मतलब अगर मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे है तो आप उसी दिन आप उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पा रहे हो। सैटरडे संडे या बैंक हॉलीडेज पे आप उन सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर पाए। ये रूल होना चाहिए। Individual user can access only specified directories of files. User should be given only need to know on do basis. मतलब जिसको जो जरूरत है वो सिर्फ उतना ही काम को एक्सेस कर पा रहा है, उससे ज्यादा एक्सेस ना कर पाए। अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं सिर्फ मेरे अकाउंट की डिटेल्स को देख सकती हूँ। अगर आप मैनेजर हो तो आप मेरे क्या सारे कस्टमर्स के अकाउंट्स की डिटेल्स को देख सकते हो। अगर कोई बॉस है तो वो किसी अकाउंट एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी मिल रही है वो भी देख सकता है। तो जितनी जिसकी जरूरत है वो उतना ही चीज को एक्सेस कर पाए, ये भी रूल होना चाहिए। अगर कोई एक्सेप्शन आ गया लाइक किसी कोई लिमिट से ज्यादा काम करना चाहता है या कोई बंदा डोरमेट अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाह रहा है, कोई भी अगर आप एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के लिए आपको सुपरवाइजरी लेवल पासवर्ड डालना पड़ेगा, बिना इसके आप ये काम नहीं कर सकते। सर टाइम आउट होना चाहिए। टाइम आउट मतलब आपने लॉग इन कर लिया पर कुछ समय तक कुछ भी काम नहीं किया तो अपने आप लॉग आउट हो जाओ। मतलब समझ रहे हो, मैंने लॉग इन कर दिया फिर मैं बातों में लग गई 1 घंटे तक मैंने उस पर कोई काम नहीं किया तो वो मेरी साइट क्या हो जाएगी, लॉग आउट हो जाएगी अपने आप। काम करना है तो दोबारा से मुझे अपने आप को लॉग इन ही करना पड़ेगा। Once the end of the day process is over, ledger cannot be opened without a supervisory level. बैंक में जो employees जो स्टाफ काम करते हैं अपने लिए बैंक 4 बजे बंद हो जाता है पर उनके लिए बैंक वो 7 बजे बंद होता है। क्यों? जब सारे कस्टमर चले गए उसके बाद वो अपना सारा मिलाते हैं, आज कितना पैसा आया कितना गया कौन सी ब्रांच से कितना गया किसने कितना लोन लिया, जो भी ट्रांजेक्शन आते हैं स्टाफ है। कहते हैं एंड ऑफ द डे प्रोसीजर। दिन खत्म होने के बाद जो आप काम करना शुरू करते हैं बैंक के अंदर सब टैली करने के लिए उसे एंड ऑफ द डे कहते हैं। एंड ऑफ द डे वाला काम खत्म, सारे स्टाफ घर पे चले गए, 7 बजे छुट्टी हो गई। उसके बाद अगर आप लेजर को ओपन करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते विदाउट द सुपरवाइजरी लेवल पास। ये सारे कंट्रोल्स लगे हुए होने चाहिए आईटी के ऊपर। क्या क्या कंट्रोल्स आईटी के ऊपर, जो सिस्टम है वो जितने भी आपके लॉगिन हुए लॉग आउट हुए सबकी डिटेल्स को मेंटेन करेगा, आज कितने लॉगिन हुए कितने। अगर आप डोरमेट सुपरवाइजरी के 3 पॉइंट्स थे, डोरमेट अकाउंट को एक्सेस करना है तो सुपरवाइजरी पासवर्ड, एक्सेप्शन को हैंडल करना है तो एक्सेप्शन मतलब लिमिट से ज्यादा कोई पैसा डालना है या निकालना है तो सुपरवाइजरी पासवर्ड। अगर आपको लेजर में एंड ऑफ द डे के बाद भी लेजर को ओपन करना है तो सुपरवाइजरी लेवल पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। आप अपनी ड्रॉइंग लिमिट से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते पैसा, जिसकी जितनी जरूरत है वो उतना ही चीज को एक्सेस कर पाएगा। और स्टिपुलेटेड आवर्स में एक्सेस कर सकते हो, स्टिपुलेटेड डेज में एक्सेस कर सकते हो, बिना उसके आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और टाइम आउट हो जाएगा अगर आपने लॉग इन करने के बाद थोड़े समय तक उसमें कोई काम नहीं किया तो वो काम क्या हो जाएगा अपने आप ही लॉग आउट। बच्चे इंटरनल कंट्रोल्स क्या क्या थे? इंटरनल एक बंदे का काम दूसरा बंदा चेक करेगा, जॉब रोटेशन होएगा, पावर्स क्लियरली मेंशन होनी चाहिए इस बंदे के पावर्स है। कस्टडी फ्रॉड आइटम्स की कस्टडी कम से कम 2 के पास होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। कुछ भी खो गया तो तुरंत नोटिफिकेशन आना चाहिए। पीरियोडिकली बैलेंस करो सब चीजों और हाँ डेफिशिएंसीज है वो तुरंत बताओ उसको। और एटलीस्ट 2 ऑफिशियल्स के पास कस्टडी और इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए और कंट्रोल डेफिशिएंसी है तो तुरंत सीनियर मैनेजर को आप बताओ। देन आईटी कंट्रोल्स क्या थे? सारे लॉगिन लॉग आउट से डिटेल्स मेंटेन करो। डोरमेट अकाउंट सुपरवाइजरी के 3 पॉइंट, डोरमेट को एक्सेस करना, लिमिट से ज्यादा काम करना या लेजर को एंड ऑफ द डे के बाद ओपन करना तो सुपरवाइजरी पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिर जितनी लिमिट है उतना ही विड्रॉ कर सकते हो। नीड टू नो बेसिस जितनी जरूरत है उतना ही डेटा को देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं देख सकते।
टाइम आउट, अगर लॉग इन करने के बाद कुछ नहीं काम किया तो उसको अपने आप ही लॉग आउट कर दो, टाइम आउट कर। ये सारे कंफ्यूज नहीं होना। इंटरनल कंट्रोल्स और आईटी कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल ब्रांच पे लग रहे हैं, आईटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी पे लग रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे लग रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल्स क्यों लगाते हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, बिना देखे बोलने की कोशिश करना। ऑर्डरली अच्छे से काम हो सके, एक्यूरेसी कंप्लीट हो सके ट्रांजेक्शन, फाइल्स कंपेयर हो सके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिगार्डिंग ऑफ असेट्स, मैनेजमेंट पॉलिसीज को आप फॉलो अप कर सके। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशंस, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस या रिपोर्ट्स क्या हो। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? विंडोज के अलावा तो सॉफ्टवेयर है ना दुनिया में, आप लोगों को समझने के लिए, वैसे तो विंडोज के अलावा भी और सॉफ्टवेयर कुछ होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। विंडोज के अलावा दुनिया में आपने जितने सॉफ्टवेयर के नाम सुने वो सारे के सारे कौन से होते हैं? एप्लीकेशन। आपका एमएस ऑफिस एप्लीकेशन, आप लोग, हाँ, एडोब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपका ईआरपी सॉफ्टवेयर का भी नाम सुना है, सैप, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पिनैकल जो बैंक काम में लेती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बैंक की जो वेबसाइट आईआरसीटीसी का कोई सॉफ्टवेयर होगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बैंक रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ट्रैवल बुकिंग का कोई सॉफ्टवेयर होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो विंडोज को छोड़कर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब क्या हो गए? आपके एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, चाहे सीबीएस सॉफ्टवेयर हो, चाहे ईआरपी सॉफ्टवेयर हो। पीएस का मतलब फिनेकल जो बैंक काम में ले रहा है। ईआरपी का मतलब सैप जो ऑर्गेनाइजेशन। अपन ईआरपी भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अपने चैप्टर नंबर 2 में है पूरा ईआरपी। तो ईआरपी सॉफ्टवेयर चाहे जो बैंक बिजनेस काम में लेते हैं, या नॉर्मल कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मतलब जो टैली आप काम में लेते हो वो भी क्या है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ये 4 गेटवेज होते हैं तो कंट्रोल करने के लिए कि कौन एक्सेस करेगा, कौन क्या यूज करेगा, उसके क्या फंक्शंस, क्या मेन्यूज होंगे, ये 4 गेटवे का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 4 गेटवेज कौन से होते हैं, आप वो बताइए। कौन से 4 गेटवेज होते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर, ट्रांजैक्शन एंड। सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉन्फ़ी। कॉन्फ़िगरेशन मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते ही आप जो सेटिंग करते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर, पैरामीटर्स को जो सेट करते हैं उसे कहते हैं कौन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन पढ़ते हैं, अपन कॉन्फ़िगरेशन refers to the way a software system is set up for use। किस तरीके से सॉफ्टवेयर आपका यूज में लिया जाएगा। द फर्स्ट स्टेप आफ्टर इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप बहुत सारे पैरामीटर्स सेट करते हो एज पर द पॉलिसीज एंड एज पर द एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर के केस में आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करना ही पड़ेगा और सिस्टम सॉफ्टवेयर के केस में वो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी सेट होता है और आप उसको चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे अगर अपन एग्जांपल ले लें, हाँ, व्हाट्सएप है, हाँ, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आपने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करते ही वो आपसे पूछता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं इंग्लिश में चलाना चाहती हूँ, मैंने उसका पैरामीटर सेट क्या कहा, आप अपनी व्हाट्सएप को फोटोज एक्सेस करने की परमिशन देते हैं क्या? अपन अलाउ करते हैं। तो कहता है आप कॉन्टैक्ट एक्सेस करने की परमिशन दे रहे हैं कि अपन अलाउ करते हैं। तो कहता है आप म्यूजिक एक्सेस करने की परमिशन दे रहे हैं क्या? जो भी वो कहता है माइक्रोफोन, अपन अलाउ 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 करते जाते हैं। ये जो आपने सेटिंग की, इस सेटिंग को क्या बोला जाता है? कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, इंस्टॉल होते ही आप जो पैरामीटर सेट करते हैं कि उसको आपको कैसे यूज में लेना है,
मुझे व्हाट्सएप को इंग्लिश लैंग्वेज में लेना है, मुझे व्हाट्सएप में फोटोज एक्सेस की परमिशन देनी, वीडियोज एक्सेस की परमिशन, माइक्रोफोन एक्सेस की परमिशन, कॉन्टैक्ट एक्सेस की परमिशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते ही जो पैरामीटर्स आप सेट करते हैं, क्यों? ताकि उस सॉफ्टवेयर को आपको कैसे एक्सेस करना है वो आप डिसाइड कर सको, उसे क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको कॉन्फ़िगरेशन सेट करना ही पड़ेगा, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशंस आप लाते हैं तो उसमें आपको परमिशन देनी पड़ती है कि मैं किस चीज को अलाउ कर रही हूँ और किस चीज को उसको अलाउ नहीं कर रही। सब सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं आपके, वो ऑल्सो कॉन्फ़िगर्ड होते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स के साथ। अपन उनको चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है कि मेरी जो रैम है मेरे कंप्यूटर में वो कितनी है? 2 GB। मेरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितनी है अभी? 64 GB। अब मैं चाहूँ, मेरे स्क्रीन की साइज कितनी है? इंचेस की ये स्क्रीन है। मेरा फ्रंट कैमरा का पिक्सल क्या है? मेगापिक्सल, इतना पिक्सल, ये जो भी आपके ये सब चीजें ऑटोमेटिकली लिखी हुई है, आप कभी लिखते नहीं हो, एज अ कस्टमर आप ही नहीं लिखते। अपन चाहे तो इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब मैं मेरी हार्ड डिस्क को इंक्रीज कर सकती हूँ तो वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। मैंने मेरी रैम बढ़ा दी तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड होता है, बट आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन will also enable how the product and service are distinguished from each other। कॉन्फ़िगरेशन से तो क्या अलग-अलग प्रोडक्ट्स अलग-अलग हो जाते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से अलग है, कॉन्फ़िगरेशन अलग-अलग होता है। इसको आप क्या कह देते हैं? कॉन एग्जाम्पल के लिए बच्चों ये लिख लो बुक के अंदर, व्हाट्सएप में आप इंग्लिश, फोटो, कॉन्टैक्ट, म्यूजिक, सबकी जो आप अलाउ करते हो, इसे अपन क्या कह देते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन समझना है। कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट स्टेप है, इंस्टॉल करते ही जो पैरामीटर्स को सेट करते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन कह देते हैं। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड होता है और आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कॉमन मॉड्यूल ऑफ डिपॉजिट कैन बी मॉडिफाइड एज़ करंट कॉन्फ़िगरेशन। और करंट अकाउंट में अपन कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं, जो बैंक का मैनेजर है वो सेट कर सकता है कि अगर करंट अकाउंट है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, उसमें वो कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है। सर्विस चार्जेस उसके लगेंगे, कस्टमर टाइप एज नॉट इंडिविजुअल एक्सेप्ट। ये जो पैरामीटर्स है ये सेट कर दिया कि अगर करंट अकाउंट है तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इसमें अपन कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, इन सब चीजों को एंट्री कर। वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ बैंक सच एज एडवांस डिपॉजिट एक्सेस, ये सबको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैरामीटर्स। कॉन्फ़िगरेशन में अपन को हार्डवेयर को भी सेट करना पड़ता है कि ये काम ऐसा होगा और सॉफ्टवेयर पैरामीटर्स को भी सेट। कॉन्फ़िगरेशन बताता है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा और क्या-क्या मेन्यू ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ये क्या बताता है आपको? कॉन्फ़िगरेशन बता देगा। एग्जांपल्स हैं कॉन्फ़िगरेशन के, लाइक आप एक्सेस डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस एंड टर्मिनल। एक्सेस रूल मैंने शुरुआत में ही सेट कर दिया बैंक में कि अगर आप कस्टमर हो तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो? रीड, या आप अपने अकाउंट में ही पैसा इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप बैंक के मैनेजर हो तो आप रीड भी कर सकते हो, आप राइट भी कर। अगर आप बैंक के सीनियर मैनेजर हो तो कोई ट्रांजैक्शन डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। अगर आप बॉस हो तो आप सारे काम कर सकते हो। तो आपने शुरू में ही एक्सेस रूल्स को डिफाइन कर दिया। क्रिएशन ऑफ यूजर टर्न, कि अगर सीआरओ नंबर से कोई एंट्री होती है तो वो कौन आएगा? बैंक आईसीआई में स्टूडेंट। अगर सपोज एक्स वाई जेड से एंट्री होती है तो वो कौन है? आईसीआई का मेंबर। अगर एलएमएन से एंट्री होती है तो वो कौन है? आईसीआई का प्रेसिडेंट। कौन यूजर है वो भी आप कहाँ पे सेट कर देते हैं? कॉन्फ़िगरेशन में आपने ये सेटिंग। क्रिएशन ऑफ कस्टमर टाइप, डिपॉजिट टाइप, ईयर एंड प्रोसेस, एक्सेस प्रिविलेजेस,
पासवर्ड मैनेजमेंट, आप सिर्फ पासवर्ड डाल सकते हो, आप बाकी सबका पासवर्ड देख नहीं सकते। ये अपन ने एंट्री कहाँ कर रखी है, कॉन्फ़िगरेशन में एंट्री कर रखी है। एग्जांपल्स हैं कॉन्फ़िगरेशन के। क्या होता है बच्चों कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते ही आप जो पहला काम करते हैं उसके जो पैरामीटर्स को आप सेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। अपन बताते हैं कि वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कॉन्फ़िगर करना ही पड़ेगा, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, अपन उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चीजों को आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो यहाँ पे। और कॉन्फ़िगरेशन बताएगा कि कैसे क्या मेन्यूज दिखेंगे, किस तरीके से आप काम। एग्जाम्पल दिया है करंट अकाउंट है, उसमें अपन सेटिंग कर सकते हैं कि कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, बैंक अपनी सर्विस चार्जेस कट कर सकता है। और क्या एग्जाम्पल्स हैं कॉन्फ़िगरेशन के? टाइप क्रिएट करना, एक्सेस रूल्स को डिफाइन करना, कस्टमर टाइप क्रिएट करना, एक्सेस प्रिविलेजेस को ग्रांट करना, पासवर्ड मैनेजमेंट, ये सब चीजें आप स्टार्टिंग में ही सेट कर दो। नेक्स्ट आपका आ गया मास्टर। कस्टमर टाइप का मतलब क्या था बच्चों, ऊपर अपन ने देखा तभी कस्टमर टाइप, आप हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं क्या, या फिर आप नॉर्मल कस्टमर हैं? तो भूलोगे नहीं, आप हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या फिर नॉर्मल कस्टमर। डिपॉजिट टाइप आपने आपने बैंक में कैसा डिपॉजिट करवाया, आप एफडी करवाते हो तो ये रूल्स रेगुलेशन है, आप आरडी करवाते हो तो ये रूल्स रेगुलेशंस। मास्टर, मास्टर क्या होता है? मास्टर refers to setting parameters for various types of products and services type as per the software module used in the bank. तो सॉफ्टवेयर बैंक में काम में लिया जा रहा है, उसके पैरामीटर्स, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की पैरामीटर्स को सेट करना। बैंक में अगर आप पिनेकल सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हैं, इसके प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या है, बैंक आपको एफडी दे रहा है, एफडी के बदले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी, 8%। अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो बैंक से तो एजुकेशन लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी चल रही है, 8.25%। अगर आप हाउसिंग लोन लेते हो तो हाउसिंग लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रही है, 9%। एग्जाम्पल बता रही है। ये जो पैरामीटर्स आप शुरू सेट कर देते हैं इसे अपन क्या कह देते हैं, मास्टर कह देते हैं। मास्टर ऐसा क्रिएशन है जिसको आप चेंज कर सकते हो, बट बहुत फ्रीक्वेंट चेंज नहीं कर सकते, नहीं करते आप। एफडी की रेट एक बार सेट हो गई, 6 महीने साल भर तक वो चेंज नहीं हो रही। एजुकेशन लोन एक बार लग गया, वो 6 महीने साल भर तक अपन डेली बेसिस पे उसको चेंज नहीं करेंगे। तो डेली बेसिस पे तो उन्हें क्या कह देते हैं, ट्रांजेक्शन। बहुत इनफ्रीक्वेंटली बहुत कम चेंज होता है उसे क्या कह देते हैं, मास्टर के। तो मास्टर में आप ये लिख लो ताकि याद रहेगा मास्टर क्या होता है। मास्टर मतलब जो बैंक के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स की पैरामीटर्स को सेट करना, उसे क्या कह देते हैं, मास्टर कह देते हैं। मास्टर को स्टैंडिंग डेटा भी कहते हैं। स्टैंडिंग मतलब कांस्टेंट, फिक्स, तो चेंज कम होगा पर बहुत कम चेंजेस होगा। as these are changed only when required will require higher level of access। आप उसको चेंज कर सकते हो बट जब जरूरत है तभी चेंज करोगे, डेली बेसिस सारी चीजें चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे कस्टमर के मास्टर में एंटर हो जाएगा कि ये कस्टमर का एड्रेस है। मेरा एड्रेस एक बार डल गया तो वो सालों साल चेंज नहीं होता, 10 साल 15 साल तक चेंज नहीं होता। मेरा आधार नंबर ये मेरा एक बार डल गया मास्टर के अंदर, तो आधार नंबर बार बार चेंज नहीं होता है। वो चीजें बहुत कम चेंज होती है, बार बार चेंज नहीं होती, वो सब चीज अपन किस डाल देते हैं, मास्टर में। मास्टर मतलब प्रोडक्ट्स के पैरामीटर्स को सेट करना, और जो चीजें बार बार चेंज नहीं होती उसे क्या कहते हैं, मास्टर। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट पैरामीटर्स विल बी फॉर कंप्यूटिंग इंटरेस्ट फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट इन एडवांस। वही एग्जाम्पल है कि मैंने इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर दी जो मैं बार बार चेंज नहीं करूंगी। मास्टर की एग्जाम्पल लाइक कस्टमर मास्टर, उसमें अपन बताएंगे ये कस्टमर का टाइप है, उसका एड्रेस, ये उसकी पैन डिटेल्स जो आप बार बार चेंज नहीं।
एम्प्लॉय मास्टर में उसका नाम बार बार चेंज नहीं होगा, उसका आईडी, उसका डेजिग्नेशन बार बार चेंज नहीं होगा। ज्वाइनिंग डिटेल्स, उसने कब कौन सी तारीख को ज्वाइन किया था, वो बार बार चेंज नहीं होगा। सैलरी 6 महीने साल भर से इंक्रीमेंट होता है, बार बार नहीं होती, तो आप उसमें लिखते हैं। तो कौन सी लीव्स मिलेंगी, दिवाली की, होली की, सैटरडे की, संडे की, वो सब अपन ने मास्टर में डाल कर रख दिया। इनकम टैक्स मास्टर में आप टैक्स रेट एप्लीकेबल, टैक्स रेट कितना टैक्स लगेगा आपका। अगर आपने ये बेचा है तो जीएसटी 8% का, ये बेच रहे हो तो जीएसटी 10% का, वो बार बार चेंज नहीं होता, तो वो सब एंट्री मास्टर में। टैक्स, अगर आप 3 लाख के अंदर आते हो तो कोई टैक्स नहीं, 3 से 5 के अंदर आते हो तो 10% टैक्स लगेगा। जो भी स्लैब्स है वो आपके बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते, मास्टर में डाल, सब चीजें मास्टर में। समझ में आ गया बच्चे, मास्टर क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके पैरामीटर्स को सेट करना, और वो चीजें बार बार चेंज नहीं होती है, क्या कह देते हैं? मास्टर कह देते हैं। एग्जाम्पल बता सकते हो, कस्टमर मास्टर, एम्प्लॉय मास्टर, इनकम टैक्स मास्टर। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन डेली बेस पे काम हो रहा है, उसे क्या कह दूंगी मैं? ट्रांजेक्शन कह। ट्रांजेक्शन, बैंक में 5,000 जमा कराए, बैंक से 1,000 निकाले, बैंक से 500 रुपए और जमा कराए, ये जो डेली बेसिस के काम होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांजेक्शन। जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन रिफर्स टू जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन हो रहा है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज पे मेन्यूज और फंक्शंस को यूज कर कर, इसे अपन क्या कह देते हैं? ट्रांजेक्शन कह देते हैं। इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग के एग्जाम्पल्स क्या है ट्रांजेक्शन? डिपॉजिट ट्रांजेक्शन, आपने पैसा जमा कराया, पैसा निकाला, उस पर इंटरेस्ट लगा। एडवांस ट्रांजेक्शन, आपने बैंक से एडवांस लिया। ईसीएस, ईसीएस क्या था? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, उसकी एंट्री, अप्रूवल, जनरल लेजर जो भी है, किसने किसको पैसा दिया, किसने किससे लिया, जो डेली बेसिस के ट्रांजेक्शन किसमें ट्रांजेक्शन। एंड जो लास्ट गेटवे है आपका, वो क्या है? रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होती है? जो बैलेंस शीट, पीएनएल होती है वो तो, और भी रिपोर्ट बैंक को कोई चाहिए देखने के लिए, बैंक में कौन सी जगह बैंक अच्छा चल रहा है, जयपुर में चल रहा है या मुंबई में चल रहा है, कहाँ कस्टमर्स को और क्या रिक्वायरमेंट है, सब चीजों की जो रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट क्या कह देते हैं? रिपोर्ट्स क्यों काम में ली जाती है? मॉनिटर करने के लिए काम हो रहा है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है। सीपीएस के पास खुद के पास एक्सटेंशन रिपोर्टिंग फीचर्स हैं विद स्टैंडर्ड। सीपीएस में तो आपको सिर्फ क्लिक करना है, ऑलरेडी बना रिपोर्ट पे बना हुआ ऑप्शन कि आपको आपको लोन की रिपोर्ट चाहिए, आपने क्लिक किया, आपके पास बनकर आ गई, आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं। आपको एडवांस की, किसको कितना एडवांस दिया है बैंक ने, बैंक के पास कहां से पैसा आया है डिपॉजिट, उसकी रिपोर्ट चाहिए, क्लिक करो, रिपोर्ट बनकर आ जाएगी। आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इन्फोसिस, पिनेकल सॉफ्टवेयर, बहुत सारे रिपोर्टिंग फीचर्स हैं उनके खुद के पास, स्टैंडर्ड रिपोर्ट। Most of the compliance and MIS reports are developed available by default in a CBS. Compliance reports मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस वाली रिपोर्ट्स हैं कि इस प्रोडक्ट पे 8% जीएसटी लगेगा, इस पे 10%, इस पे 12%, ये रिपोर्ट है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में होती है, बाय डिफॉल्ट होती है। एमआईएस रिपोर्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए कि जयपुर में कैसा चल रहा है, मुंबई में कैसा चल रहा है, दिल्ली में कैसा चल रहा है, कितना लॉस हो चुका है, कितनी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, सारी रिपोर्ट्स बाय डिफॉल्ट सीबीएस के अंदर होती है, अपन को खुद को बनाने की जरूरत। एग्जाम्पल्स दिए रिपोर्ट के, लाइक अगर आपको समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द डे, अगर आज के ट्रांजेक्शन कितने में, वो समरी रिपोर्ट मिल जाएगी। डेली जर्नल लेजर चाहिए, मिल जाएगा। एक्टिविटी लॉगिंग, इसने क्या काम किया है, रिपोर्ट चाहिए, मिल जाएगी। हर एक प्रोडक्ट के लिए एमआईएस रिपोर्ट चाहिए, मिल जाएगी। परफॉर्मेंस के लिए रिपोर्ट चाहिए, मिल जाएगी। एक्सेप्शन, आज किसी गवर्नमेंट अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश की, रिपोर्ट चाहिए, मिल जाएगी। ये सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी। ये चारों गेटवेज होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के। क्या क्या गेटवेज है बच्चे? पहला क्या था? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के पैरामीटर्स को आप क्या करते हो? सेट करते हो कि वो सॉफ्टवेयर किस तरीके से आपका काम कर देगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रहता है, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हार्डवेयर को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एग्जाम्पल करंट अकाउंट है, तो मैंने उसमें कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया कि
ऑफ एंट्रीज हो सकती है, इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, बैंक अपनी ये सर्विसेज चार्ज करे। और क्या थे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर? एक्सेस टाइप, कस्टमर टाइप, एक्सेस प्रिविलेज, पासवर्ड मैनेजमेंट, सब कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्या था? मास्टर। मास्टर के पास जो भी सॉफ्टवेयर के जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, के पैरामीटर्स को सेट करना जो बार-बार चेंज नहीं हो रहा उसे मास्टर कहते हैं। एक इंटरेस्ट रेट आपने सेट कर दिया, जीएसटी सेट कर दिया, आपका एड्रेस सेट कर दिया जो बार-बार चेंज नहीं होगा। ये स्टैंडिंग डेटा है, चेंज हो सकता है बट बहुत फ्रीक्वेंटली आप उसको चेंज नहीं कर। एग्जाम्पल एम्प्लॉय मास्टर, कस्टमर मास्टर और इनकम टैक्स मास्टर। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होता है? जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म करते हैं, क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे काम होगा। जैसे कि डिपॉजिट्स, विथड्रॉल्स। नेक्स्ट क्या था? रिपोर्ट्स। आपको कोई भी चीज का रिपोर्ट्स चाहिए मॉनिटर करने के लिए, बैंक कैसा काम कर रही है, क्या परफॉर्म कर रही है। उस सीबीएस में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स, जैसे कि तो मुझे डेली क्या क्या काम होगा वो रिपोर्ट चाहिए, मिल जाएगी। समरी चाहिए, मिल जाएगी। लेजर की समरी चाहिए, मिल जाएगी। कितना आज एडवांस किया, रिपोर्ट चाहिए, मिल जाएगी। एक्सेप्शन कितने हुए, रिपोर्ट चाहिए, मिल जाएगी। एक्टिविटी क्या क्या हुई है, रिपोर्ट चाहिए, मिल जाएगी। ये सारी रिपोर्ट सीबीएस में बाय डिफॉल्ट एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं। अब एप्लीकेशन कंट्रोल्स के क्या रिस्क और क्या रिस्क? Interest may be inaccurate, incorrectly computed, leading to incorrect recording of income and expense. Interest गलत चार्ज हो गया तो कंट्रोल क्या होगा बच्चों? ऑटोमेटिकल चार्ज होना चाहिए। डिजिट्स आर राउंडेड ऑफ अप्रोप्रिएटली, अगर राउंड ऑफ कर रहे हो तो ढंग से करो और इंटरेस्ट को एक्यूरेटली चार्ज करो। नेक्स्ट रिस्क क्या है? इनअप्रोप्रिएट असाइनमेंट ऑफ रेट कोड्स रिजल्टिंग इन वायलेशन ऑफ बिजनेस रूल्स और लॉस ऑफ रेट कोड्स अलग देखिए। हाउस लोन को आपको रेट देनी थी 10%, गलती से दे दिया 8%, तो आपका जो नुकसान है वो बहुत सारा हो जाए। तो इंटरेस्ट रेट कोड इज defaulted at the account level and can be modified to a rate code carrying a higher or lower rate of interest only based on adequate। आपका डिफॉल्टेड होना चाहिए, मतलब हर जना चेंज नहीं कर सकता, पहले से डिफाइन होना चाहिए इस चीज का ये रेट कोड है। और अगर आपको चेंज करना है, उसको बढ़ाना है या कम करना है, तो आपके लिए एडिक्वेट अप्रूवल, सफिशिएंट अप्रूवल्स की जरूरत है। आप खुद से वो काम नहीं कर सकते, एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉय ये काम नहीं कर सकता। रेट कोड का एग्जाम्पल लिख लो। रेट कोड हाउस लोन की रेट कोड थी 10% और गलती से आपने कितनी दे दी? 8%। नेक्स्ट रिस्क क्या है? एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट सिस्टम वैलिडेशन may result in violation of business रूल। प्रॉपर सिस्टम वैलिडेशंस नहीं लगे हुए, वैलिडेशंस मतलब रूल्स रेगुलेशंस नहीं, वैलिडेशंस होने चाहिए। रेस्ट्रिक्ट सेटअप ऑफ डुप्लीकेट कस्टमर मास्टर वैलिडेशन, कि अगर अर्पिता नाम की एंट्री मास्टर में हो चुकी है तो सेम एंट्री मास्टर में दोबारा नहीं हो सकती। एक एंट्री एक बार हो चुकी है तो सेम एंट्री दोबारा नहीं हो सकती, ये वैलिडेशंस लगती है। अप्रोप्रिएट रिवर्सल ऑफ चार्जेस रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ, आप जो चार्जेस दोबारा दे रहे हो वो सही नहीं है तो बैंक को नुकसान हो जाएगा। डज नॉट परमिट रिवर्सल ऑफ चार्जेस इन एक्सेस ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, अगर आपसे ओरिजिनल अमाउंट चार्ज हो गया है तो रिवर्सल की परमिशन ही मत दो, नहीं तो आपको लॉस हो। क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल है आपके एप्लीकेशन के पहले? रेट कोड करना तो रेट कोड सही होना चाहिए और कोई चेंज नहीं कर सकता बिना परमिशन। वैलिडेशन सही है तो वैलिडेशन होगी, डुप्लीकेट एंट्री मास्टर में नहीं हो सकती। अगर आप चार्जेस कर रहे हो तो वो मत। मास्टर और ट्रांजैक्शन का एक एग्जांपल और समझाती हूँ आपको, तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस मास्टर के। आप लोग फीस सबमिट करते हैं, अब आप लोग फीस में मैं आपको रिसीट काट कर देती हूँ। अक्षत आया, उसने कहा मैडम मेरे 5,000 ले लो। हर्षित आया, उसने कहा मैडम मेरे 2,000 ले लो। वापस से अक्षत आया, उसने कहा मैडम मेरे 5,000 ले लो। साक्षी आई, उसने कहा मैडम मेरे 1,000 रुपए ले लो। फिर हर्षित आया, उसने कहा मैडम मेरे 5,000 ले लो। ये जो हो रहे हैं ये क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन, हर चीज की आपको रिसीट
अब मैंने मेरे लैपटॉप में एंट्री कर रखी है अक्षत की। अक्षत मास्टर बना रही हूँ मैं। अक्षत ने 5,000 रुपए दिए, मैंने एंट्री कर दी। फिर दोबारा अक्षत ने 5 दिए तो मैंने दोबारा अक्षत का नाम नहीं लिखा, इसी में मैंने 5 प्लस कर दिए तो अक्षत के टोटल कितने हो गए? 10,000। फिर हर्षित आया, हर्षित ने 2,000 दिए तो मैंने नए बंदे के नाम की मास्टर में एंट्री कर दी। अब हर्षित ने दोबारा से मुझे 5 दिए तो मैंने नई एंट्री की, इसी में एडिशन कर दिया तो हर्षित के टोटल रुपए कितने आ गए? 7,000। अब साक्षी आई, साक्षी ने 1,000 दिया तो ये 1,000 की एंट्री हो गई। अब कोई नया बंदा आएगा तो नया रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा और नहीं तो इसी में क्या हो जाएंगे? एडिशन हो जाएंगे। ये होता है मास्टर और ये होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में एक ही बंदे के नाम की एक से ज्यादा एंट्रीज हो सकती हैं, जबकि मास्टर में एक बंदे की एक ही एंट्री है। समझ में बच्चे? मास्टर और ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? मास्टर ऐसी चीज होती है जिसको आप फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते हो। ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिसको आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते हो। तो आप मुझे बताओ, आपका जो नेम है वो मास्टर है या ट्रांजैक्शन? आपका एड्रेस, आपकी एज, ट्रांजैक्शन चेंज होती रहती है। आपका फोन नंबर, मास्टर, वो चेंज नहीं होता। आपका ब्लड ग्रुप, आपके मार्क्स, ट्रांजैक्शन चेंज होते रहते हैं, किसी के पास कांस्टेंट नहीं रह सकते कि ये आएंगे हमारे। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे का